आज हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं। देखो, समुच्चय लिखने की दो विधियां होती है, एक तो सारणी विधि, इसको हम लोग रोस्टर विधि भी कहते हैं, और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। सारणी विधि या रोस्टर विधि में हम लोग इस तरीके से कोमा लगा लगा के अवयवों को लिखा करते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग कंडीशंस को लिखा करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई सेट ए लिखा है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। इसी को समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग इन 4 तरीके से लिख सकते हैं। इसमें लिखा है एक्स, फिर कोलन लगाए और कंडीशन लिखी है कि x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है x नेचुरल नंबर टाइप का है और x इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x जो है वो 4 के इक्वल भी हो सकता है और 4 से छोटा भी है। तो नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होता है, तो x कैसा हो सकता है, 4 से छोटा और 4 के इक्वल भी, यानी कि 4, 3, 2 और 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक, इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोलन की जगह एक वर्टिकल लाइन भी यूज की जा सकती है। इसमें हम लोगों ने इसको थोड़ा सा बदल के लिख दिया है कि यहाँ पे लिखा है कि x 4 से छोटा है और ये नहीं बताया कि कितना छोटा है, तो लेकिन x इक्वल टू नेचुरल नंबर ने पहले से बोल रखा है कि कहाँ तक जाना है, 1 से छोटे तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर ये जबरदस्ती बता दिया कि x 1 और 4 के बीच में, और x 1 के इक्वल भी हो सकता है, 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो ये तो यहाँ पे भी यही आना है क्योंकि हम लोगों को पहले से कंडीशन लिख के दे रखी है कि x नेचुरल नंबर है। ठीक है, बस ये खाली लिखने का तरीका है। अब इसी को हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। फिर लिख दिया कि x 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो आंसर तो यही आना है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी रोस्टर विधि वाले मेथड को समुच्चय निर्माण विधि में अलग अलग तरीके से अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ये है कि इसका जो फाइनल आंसर है वही आ जाना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर सेट ए में हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ था, तो इसमें 1, 2, 3, 4 क्या बोलेंगे, सेट ए के अवयव। तो समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। इन अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 अवयव हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर क्या होती है, n है, और इसी को हम लोग कार्डिनल संख्या भी बोलते हैं। तो ये शब्द हम लोगों को ध्यान रखना है कि किसी समुच्चय के लिए कार्डिनल संख्या क्या होती है, n होती है। तो n इज इक्वल टू इस वाले केस के लिए कितना है, 4 है। अब क्योंकि 2 समुच्चय ए के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। 4 समुच्चय ए के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये निशान हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ जो लिखा होता है वो इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ समुच्चय जो हम लोगों को थोड़ा याद रखने। n का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1, 2, 3, डैश डैश डैश, कहाँ तक खत्म होएगा हम लोगों को पता नहीं है। w इज इक्वल टू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये 0 से स्टार्ट होएगा, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक खत्म होएगा हम लोगों को पता नहीं है। i या z का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय, ये होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ये इस तरफ कहाँ तक जा रहे हैं, वो इस तरफ कहाँ तक जा रहे हैं, इसके बारे में पता नहीं है। इसी को हम लोग कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, 0 फिर +1 और -1, +-1, +2 और -2, +-2, +3 और -3, +-3। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर है i प्लस का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। i का मतलब तो हो गया पूर्णांक, और उसके ऊपर प्लस लिखा है, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3 से स्टार्ट होंगे। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, तो इसको हम लोग ऐसे लेते हैं 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अब ये जो i प्लस लिखा है वो एक्चुअली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ही है, बस इसका नाम बदल दिया। अब नेक्स्ट है r, वास्तविक संख्या को समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में डेसिमल वाली वैल्यूज भी आती हैं और विदाउट डेसिमल वाली वैल्यूज भी आया करती हैं। तो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ रखा है। ग्राफ में मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु है, इस तरफ संख्या -∞ तक जाती है और इस तरफ संख्या +∞ तक जाती है। तो इस ग्राफ पेपर पर हम लोग जितने भी नंबर्स को मार्क कर सकते हैं उन सबको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें डेसिमल वाली पॉइंट वाली संख्या भी हम लोग मार्क कर सकते हैं और बिना पॉइंट वाली संख्या भी मार्क कर सकते हैं। पॉजिटिव संख्या भी आती है और नेगेटिव संख्या भी आती है। तो इनको लिस्ट बना के कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिस्ट बना के लिखी हुई है ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको अलग तरीके से लिखते हैं, r इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट -∞, +∞। इससे ये नहीं समझना है कि ये सेट नहीं है। हाँ, सेट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट मसला ब्रैकेट काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ब्रैकेट काम में नहीं ले रखा है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है नहीं, ये है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट बनाकर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में r0, ये काम का है। r के नीचे 0 लिखा है, इसका मतलब ऐसी वास्तविक संख्या है इसमें 0 नहीं है। तो सभी वास्तविक संख्याओं के में से r को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये जो संख्या आएंगी वो
माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक जीरो को छोड़ देंगे, फिर जीरो को छोड़ने के बाद में प्लस इन्फिनिटी तक। देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे सेट्स देखे हैं, इसमें ये सारे सेट्स में हम लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ तक रुकना है। तो ऐसे सेट जिसमें हम लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ तक रुकना है, तो उन सेट्स को हम लोग असीमित सेट कहते हैं, असीमित समुच्चय बोलते हैं। और ऐसे सेट जिसमें हम लोगों को पता है कि कहाँ तक रुकना है, चाहे इसमें जैसे 4 नंबर थे तो 4 नंबर तक ही रुक गए, हो सकता है 100 नंबर हो सकता है कि 10 लाख नंबर हो, हम लोग को ये पता है कि कहाँ तक रुकना है, तो उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और ऐसे समुच्चय जिसमें ये नहीं पता है कि कहाँ तक रुकना है, तो उसको हम लोग अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब अंतराल की बात करते हैं। 0,4 इसका मतलब है कि कोई संख्या है जिसको हम लोग x से शो कर रहे हैं, वो 0 और 4 के बीच में ना तो 0 शामिल है ना 4 शामिल है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि 0 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, और नंबर 0 और 4 के बीच में कहीं पर भी हो सकते हैं, ये इसका मतलब है। इसमें 0 के पास में कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 0 शामिल है, लेकिन 4 पे कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगा तो 4 शामिल नहीं है। इसमें 4 पर कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 4 शामिल है। 0 पर कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है। इसमें माइनस इन्फिनिटी 4 पे कैपिटल ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब 4 शामिल है। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगता है। माइनस इन्फिनिटी 4 का मतलब हो गया कि नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक है, यानी कि 4 से छोटा है। अब देखो मान लो ये इस तरह की स्थिति है कि यहाँ पर 4 है, तो कोई भी नंबर से लेफ्ट वाले जो नंबर होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, और राइट वाले जो नंबर होते हैं वो उससे बड़े होते हैं। तो हम लोग को ये बोल रखा है कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक है, तो इसका मतलब ये कि ये इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इस तरफ के सारे नंबर 4 से छोटे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसमें क्या बोल रखा है 4 इन्फिनिटी, 4 पर कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 4 शामिल है, और ये नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि नंबर यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं। तो 4 के दाएं तरफ वाले जो नंबर होंगे 4 से बड़े होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक भाई, अब ये जितने भी इंटरवल होते हैं ये सभी इंटरवल्स रियल नंबर्स के लिए लिखे जाते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि रियल नंबर्स वाले आंसर शो करने के लिए हम लोग इंटरवल यूज करते हैं, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह वाले आंसर शो करने के लिए हम लोग सेट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आर प्लस। जैसे आई प्लस था वैसे ही आर प्लस। आर प्लस का मतलब हो गया धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक थी। अब धनात्मक वास्तविक संख्या मतलब 0 को छोड़ दो, 0 के बाद की जो भी संख्याएं होंगी, 0 को छोड़ने के बाद में जितनी भी संख्याएं होंगी सबको हम लोग धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोलेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 के इधर स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 0 शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 शामिल नहीं है। अब हम लोग समुच्चय के कुछ प्रकार की बात कर लेते हैं। पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जो खाली है। ठीक है, जैसे कोई समुच्चय इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया हम लोगों ने, उसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये रिक्त समुच्चय है। और इसी को लिखने का तरीका है फाई, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं, और ये भी रिक्त समुच्चय का निशान है और ये भी रिक्त समुच्चय का निशान है। अब देखो सेट ए में क्या लिखा है, एक्स नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 1 से शुरू होता है, 1 से छोटा तो होता नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा। तो इसके आंसर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। अगला है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट है। जैसे ये कोई सेट है, इसमें एक एलिमेंट लिखा है 2, ये एकल समुच्चय बन गया। इसमें एक एलिमेंट लिखा है 0, ये भी एकल समुच्चय। इसमें एक एलिमेंट लिखा है 5, ये भी एकल समुच्चय है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई सेट ए है, इसमें बोल रखा है कि एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है। तो 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर आता है कि कोई, हाँ 2 आता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। केवल एक ही आंसर इसका आएगा। तो हम लोगों को खाली एक ही एलिमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक ही अवयव यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इस समुच्चय को क्या बोलेंगे, इसके आंसर को क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। अगला है युग्म समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर 2 अवयव होते हैं। जैसे a इक्वल टू 0,6 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग युग्म समुच्चय बोलेंगे। b इक्वल टू 1,2 इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो b को हम लोग युग्म समुच्चय बोलेंगे। अगला है समतुल्य समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है उनको हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं। इसमें अवयवों का समान होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो a इक्वल टू 1 2 3, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। b इक्वल टू ABC, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। तो दोनों में अवयवों की संख्या समान है, इसलिए इन दोनों समुच्चय को हम लोग समतुल्य समुच्चय बोलेंगे। अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या भी समान हो और पहले वाले समुच्चय के सभी एलिमेंट्स दूसरे वाले समुच्चय में हो
दूसरे वाले समुच्चय के सभी एलिमेंट्स पहले वाले समुच्चय में हो तो उनको हम लोग समान समुच्चय बोलते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल में दोनों में अवयवों की संख्या समान थी, इसलिए वो केवल समतुल्य समुच्चय थे। ये समान नहीं है क्योंकि 1 2 3 इसमें नहीं है और ABC इसमें नहीं है, तो हम लोगों ने लिख दिया इन दोनों के लिए A इज नॉट इक्वल टू B। मान लो हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है सी में क्या बोल रखा है, x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4। एक अगला समुच्चय हम लोगों को दे रखा है, इसका नाम D लिखा हुआ है और अवयवों को इस तरीके से लिखा हुआ है, 4 पहले लिख दिया, फिर 2, फिर 3 और 1। ठीक, अब C और D की बात करेंगे तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें कितने अवयव है, 1 2 3 4, इसमें कितने अवयव है, 1 2 3 4, दोनों में अवयवों की संख्या समान है, यानी कि ये दोनों समतुल्य समुच्चय तो है ही। अब 4 इसके अंदर है क्या, हाँ है, 2 इसके अंदर है क्या, हाँ है, 3 इसके अंदर है क्या, हाँ है, 1 इसके अंदर है क्या, हाँ है। उल्टा चेक कर लेते हैं, 1 इसमें है क्या, हाँ है, 2 इसमें है क्या, हाँ है, 3 इसमें है क्या, हाँ है, 4 इसमें है क्या, हाँ है। तो इस वाले के अवयव इसमें है और इस वाले के अवयव इसमें है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि C इज इक्वल टू D, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय हैं। अगला हम पढ़ते हैं उप समुच्चय। मान लो कोई पहला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उप समुच्चय है, तो पहले वाले समुच्चय के सभी एलिमेंट्स दूसरे वाले के अंदर होने चाहिए, ये इसका मतलब है। मान लो हमारे पास में दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि A में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 3 और 2, और B में 6 एलिमेंट्स हैं, 5 3 6 0 2 और 1। ठीक है, अब हम लोगों को ये चेक करना है कि पहले वाले सेट के एलिमेंट्स B में हैं क्या, A का 1 B में है क्या, हाँ हाँ यहाँ पर है, A का 3 B में है क्या, हाँ है, A का 2 B में है क्या, हाँ है। तो A के सभी एलिमेंट्स B के अंदर हैं, तो हम लोग ये बोल देंगे कि A B का उप समुच्चय है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, A इज सबसेट ऑफ B। अब A छोटा है और B बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग एक नया वर्ड काम में लेते हैं और उसी को हम लोग आगे यूज करने वाले उचित उप समुच्चय। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि A B का उचित उप समुच्चय, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास में A के हिसाब से एक नया समुच्चय है C, इसको हम लोगों ने कुछ ऐसे लिख दिया, 2 पहले लिख दिया, फिर 1 बीच में और 3 बाद में लिख दिया। ठीक है, अब A के एलिमेंट्स इसके अंदर है क्या, A का 1 इसमें है क्या, हाँ है, A का 3 इसमें है क्या, हाँ है, A का 2 इसमें है क्या, हाँ है। तो A के सभी एलिमेंट्स C के अंदर हैं, तो हम लोग ये बोलेंगे कि A C का उप समुच्चय है, और ये दोनों बराबर भी हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक इक्वल वाला लाइन लगा दी है और इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक, तो जब समुच्चय A B से छोटा होगा तो उसको हम लोग उचित उप समुच्चय बोलेंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं तो हम लोग केवल उप समुच्चय शब्द काम में लेंगे। तो इन दोनों शब्दों के अंतर को हम लोगों को समझ के रखना है। तो हमारे पास में दो शब्द हैं, एक तो उप समुच्चय और एक उचित उप समुच्चय। उप समुच्चय के लिए ये वाला निशान काम में लेते हैं, उचित उप समुच्चय के लिए ये वाला निशान काम में लेते हैं। उप समुच्चय में A और B दोनों इक्वल हो सकते हैं, उचित उप समुच्चय में A और B इक्वल नहीं हो सकते, A B से छोटा होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कुछ पॉइंट है कि जो रिक्त समुच्चय होता है जिसको हम लोग 5 से लिखते हैं, ये सभी समुच्चयों का उप समुच्चय माना जाता है। अब हम लोग को कोई समुच्चय दे देता है और उस समुच्चय के हम लोगों को मान लो उप समुच्चय बताने हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। मान लो हमारे पास में कोई समुच्चय A है 1 2 3, इसके उप समुच्चय हम लोगों को लिखने हैं, तो सबसे पहले 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 यानी कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो A के उप समुच्चय लिखते समय 5 को पहले लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एक एक करके अवयवों को उठाएंगे, पहले एक अवयव उठाएंगे, फिर दो को उठाएंगे, फिर 3 को उठाएंगे। तो पहले एक एक को उठाया, 1 को लिखा और समुच्चय के अंदर बंद कर दिया, 2 को लिखा समुच्चय के अंदर बंद कर दिया, 3 को लिखा समुच्चय के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, अब हम लोग 2 को उठाएंगे, 1 और 2 को लिखा समुच्चय के अंदर बंद कर दिया, 1 और 3 को लिखा समुच्चय में बंद कर दिया, 2 और 3 को लिखा समुच्चय में बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग 3 को उठाएंगे, 1 2 3 तीनों को एक साथ उठाया और समुच्चय के अंदर बंद कर दिया। ऐसे ज़्यादा हम लोग ग्रुप बना नहीं सकते। तो ये जो लिस्ट हमारे पास में आई है, इन सभी को हम लोग बोलते हैं कि ये समुच्चय A के उप समुच्चय हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। ठीक, अब हम लोगों को मान लो उचित उप समुच्चय की बात करता है, तो उचित उप समुच्चय में तो A B से छोटा ही होना चाहिए, इक्वल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर उप समुच्चय की लिस्ट में से ये वाला जो उप समुच्चय हो तो A के इक्वल है, तो इसको हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग उचित उप समुच्चय लिखने लगेंगे तो इस वाले उप समुच्चय को यहाँ से डिलीट कर दो, बाकी सबको लिख दो, क्योंकि बाकी सारे के सारे उप समुच्चय A से छोटे हैं। ठीक है, तो उचित उप समुच्चय की जो लिस्ट बनेगी वो ये बनने वाली है। इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इससे एक कम है। अब देखो इन फॉर्मूले को समझते हैं। मान लो हमारे पास में कोई समुच्चय A है, इसमें अवयवों की संख्या n है, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या, किनकी संख्या, उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इसमें n कितना था, 1 2 3, तो n बराबर 3 है, तो 2 टू द पावर 3 कितना आएगा, 8 आ जाएगा।
तो 8 क्या हो जाएगा, उप समोच्चों की संख्या। तो यहाँ पर 8 उप समुच्चय तो बने थे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फॉर्मूला उप समुच्चय की संख्या को बताता है। और इसकी जगह पर यदि उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछे तो इसमें से एक घटा देना है, क्योंकि वो जो इक्वल वाला था उसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो उचित उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, और इसमें से एक को माइनस करना है। अगला है अधिसमुच्चय। देखो उप समुच्चय वाले के अंदर हम लोग कैसा निशान काम में ले रहे थे, ए बी का उप समुच्चय। तो जो ए है ना उसको तो हम लोग उप समुच्चय बोल रहे थे, तो ये जो बी है ना बड़ा वाला उसको हम लोग अधिसमुच्चय कहेंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है घात या शक्ति समुच्चय। देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समुच्चय ए के उप समुच्चयों की लिस्ट बनाई थी। इस लिस्ट के पहले और बाद में हम लोग समुच्चय का निशान लगा देते हैं। तो जो नया समुच्चय बन के आएगा उसको हम लोग समुच्चय का घात समुच्चय कहेंगे, या उसको हम लोग शक्ति समुच्चय कहेंगे। समुच्चय का घात समुच्चय कैपिटल पी ए से लिखा था, ये इसका निशान है। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे, इस वाले समुच्चय के लिए 1 2 3 यही वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। ये सारी लिस्ट बनाई और उसके लास्ट में और शुरू में हम लोगों ने समुच्चय वाला निशान लगा दिया। तो ये एक समुच्चय बन गया। यहाँ तो खाली लिस्ट है और ये एक समुच्चय है। ठीक है, तो ये समुच्चय ए का घात समुच्चय बन गया। तो इसके अंदर कितने अवयव आएंगे, उतने ही आएंगे जो इस फॉर्मूले से आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ए के अंदर यदि अवयवों की संख्या n है तो पी ए के अंदर यानी कि घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या होगी 2 की पावर n। ठीक भाई। अगला है सार्वत्रिक समुच्चय। इसको बड़े यू से हम लोग लिखते हैं, इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास में 3 समुच्चय हैं। ए में 1 2 3 लिखा है, बी में 0 3 और 5 लिखा है, सी में 5 और 6 लिखा है। अब उन लोगों ने यहाँ पे 3 यू लिख दिए। पहले वाले में 0 1 2 3 4 5 6 लिखा है। पहले वाले को चेक करते हैं, ए के अवयव पहले वाले में हैं क्या। 1 इसमें हाँ है, 2 हाँ है, 3 इसमें है, तो ए के अवयव इसके अंदर है। बी को चेक करते हैं, 0 इसमें है क्या, हाँ है, 3 है, 5 है। ठीक है, बी के अवयव इसके हैं। सी को चेक करते हैं, 5 इसमें है क्या, हाँ है, 6 इसमें है क्या, हाँ है, तो सी के अवयव भी इसके अंदर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी और सी के लिए जो यू है वो सार्वत्रिक समुच्चय के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरीके से मान लो इसमें चेक करते हैं, ए के अवयव 1 2 3 इसमें है क्या, हाँ है, 1 2 3। बी के अवयव 0 3 5 इसमें है क्या, हाँ है, 0 3 और 5। सी के अवयव इसमें है क्या, 5 और 6, हाँ है, 5 और 6। तो इस वाले यू को भी हम लोग ए बी और सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, ए में 1 2 3 इसमें है क्या, हाँ है, बी में 0 3 और 5, 0 3 और 5, हाँ है, सी में 5 और 6, हाँ है। तो इस वाले समुच्चय को भी हम लोग ए बी और सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दूसरे समुच्चय शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखो मान लो हम लोग इन सभी समुच्चयों की बात करते हैं। इस सभी समुच्चय के अंदर जो भी अवयव है वो इस वाले समुच्चय के अंदर है, इन सब में से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इस वाले समुच्चय को इन सभी के लिए ए बी सी, ये वाला यू और ये वाला यू, इन सभी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। हमारे कोर्स में ये संक्रियाएं, पहला संघ या सम्मिलन, दूसरा सार्वनिष्ठ, इसके अंदर हम लोग असंयुक्त समुच्चय पढ़ेंगे। तीसरा है अंतर, और इसमें हम लोग पूरक समुच्चय भी पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं 2 समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। मान लो हमारे पास में कोई समुच्चय है ए 1 2 3 और बी है 3 4 5। तो जब हम लोग इसका ए यूनियन बी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, पहले ए के अवयवों को लिख देते हैं 1 2 3, ये लिख दिया। फिर ए में बी यूनियन हो रहा है तो बी के अवयवों को लिखना शुरू करेंगे। पहले 3 को लेंगे, 3 इसके अंदर लिखा हुआ है कि हाँ पहले से लिखा है क्योंकि वो ए में था, तो हम लोग इसको आपस से रिपीट करके नहीं लिखेंगे। फिर 4 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो लिस्ट बन गया इसको हम लोग ए और बी का संघ कहेंगे या यूनियन कहेंगे या सम्मिलन कहेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि इसमें जो आंसर है वो या तो ए में है या बी में है। और हम लोग सोल्व करते समय इसको ऐसे सोल्व करते हैं कि पहले ए की लिस्ट बनाओ, फिर बी की लिस्ट को लिखने लगो। बी की लिस्ट के अवयव पहले से लिखे हैं तो उसको रिपीट करके मत लिखो। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन या कॉमन निकालना। ए और बी में कुछ कॉमन है तो उसको हम लोग सर्वनिष्ठ में लिख देंगे। जैसे मान लो ए लिखा है 1 2 3, बी लिखा है 3 4 5, इन दोनों में ये एलिमेंट 3 कॉमन है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल एक अवयव 3 लिखा हुआ आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ए और बी का सर्वनिष्ठ, कॉमन निकालना। मान लो हमारे पास में ए और बी ऐसे 2 सेट है, ए में 1 2 3 लिखा है, बी में 4 5 6 लिखा है, इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन भी कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो खाली है, तो इस तरीके से है, लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसी को हम लोग 5 लिखते हैं। ठीक है,
तो ये इन दोनों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तो अब ऐसे समुच्चय जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसको हम लोग असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ये हमारे काम की बात है। अब असंयुक्त समुच्चय खाली है, इसमें अवयवों की संख्या 0 है, तो हम लोग ये बोलेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 0 है। ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। अगला है समुच्चयों का अंतर। मान लो हमारे पास में दो समुच्चय हैं, ए 1 2 3 और बी 3 4 5। हम लोगों को ए माइनस बी निकालना है, तो इसका मतलब ये कि ए में से उन अवयवों को डिलीट कर दो जो बी में है, या फिर ऐसे बोल दो कि ए में से उन अवयवों को डिलीट कर दो जो ए और बी में कॉमन है। ठीक है, तो इसका आंसर ए में से ही आने वाला है, तो हम लोगों ने लिखा है कि ए माइनस बी का आंसर ए में से आएगा। अब ए और बी में कुछ कॉमन है कि हाँ ये 3 कॉमन है, तो क्या करेंगे, ए में से 3 को डिलीट कर देंगे। ये डिलीट कर दिया तो अपने पास में आंसर क्या आएगा, 1 और 2। इसी तरीके से जब बी माइनस ए निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बी में से उन एलिमेंट्स को, उन अवयवों को डिलीट कर देना है जो ए और बी में कॉमन है। अब इनमें से कॉमन कौन सा है, 3, तो 3 को डिलीट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 4 और 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास एग्जांपल है a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ तो 3 कॉमन था तो डिलीट कर दिया, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। तो a माइनस बी का मतलब हो गया a में से a और b के कॉमन अवयवों को डिलीट कर दो। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो a में से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, तो जैसा a है वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से जब b माइनस a करेंगे तो इसका मतलब है b में से ऐसे अवयवों को डिलीट कर दो जो a और b में कॉमन है। तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जो b लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अगला है समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और इसको ए सी या ए डैश से लिखा जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि u माइनस ए, जैसे ए के लिए बोल रहे हैं तो u माइनस ए। मान लो u बराबर 1 2 3 4 5 6 कोई सार्वत्रिक समुच्चय है और a बराबर 1 2 3 है, तो ए सी निकालना है, यानी कि ए का पूरक निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, u में से a को माइनस कर रहे हैं, तो ये u लिखा माइनस a को लिख दिया। अब माइनस का मतलब ये हो गया कि इसमें से उन एलिमेंट्स को घटा दो जो इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन है ना 1 2 3, तो ये 1 2 3 को घटा दो, डिलीट कर दो, है ना, तो क्या बचेगा 4 5 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, इसको राइट साइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। अब देखो, मान लो हमारे पास में दो समुच्चय असंयुक्त तो समुच्चय, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, उनके लिए 0 हो जाएगा। तो असंयुक्त समुच्चयों के लिए ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये वाला फॉर्मूला बदल के कैसा बन जाएगा, इसको डिलीट कर दो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए, ए यूनियन ए। पहले ए की लिस्ट बनाओ, फिर वापस से ए की लिस्ट बनाएंगे, तो रिपीट करके नहीं लिखेंगे, मतलब ए ही आंसर आएगा। ए यूनियन 5, पहले ए की लिस्ट बनाएंगे, फिर 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, तो ए ही आंसर आएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल, पहले ए की लिस्ट बनाएंगे फिर यूनिवर्सल को लिखेंगे, तो यूनिवर्सल तो पहले से ही ए से बड़ा होता है, तो जो भी आंसर आएगा वो यूनिवर्सल ही आएगा। ए यूनियन ए डेस, इसमें पहले ए के वैल्यू को लिखेंगे फिर ए डेस की वैल्यू लिखेंगे, तो जो लिस्ट हमारे पास में बन के आएगी वो यूनिवर्सल सेट आएगी। हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए और ए में क्या कॉमन आएगा, ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन 5, ए और कुछ भी नहीं में कुछ कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 5। ए इंटरसेक्शन ए डेस, ए और ए डेस अलग अलग होते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन यू, ए तो पहले से यू के अंदर होता है, तो इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ए ही आएगा। 5 डेस इज इक्वल टू यू, 5 मतलब होता है कुछ भी नहीं, और उसका उल्टा करेंगे तो सब कुछ, यानी कि 5 डेस इज इक्वल टू यू। ए डेस का वापस से डेस निकालेंगे तो हम लोगों को वापस से ए ही मिलना है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। फिर ए यूनियन बी, ए और बी को यूनियन करो, चाहे बी और ए को यूनियन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन निकालो या बी और ए में कॉमन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है। अब देखो ये दो फॉर्मूले हमारे पास में, इन दोनों फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा समझ के याद करेंगे तो इजी रहेगा। देखो क्या हो रहा है, इन दोनों में ये दोनों निशान एक जैसे हैं, ये भी इंटरसेक्शन ये भी इंटरसेक्शन, इसमें ये भी यूनियन और ये भी यूनियन, लेकिन इन दोनों में ये अलग अलग है। ये यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन। तो जब दोनों निशान सेम होते हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगाए तो उस ब्रैकेट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहले बी और सी को इंटरसेक्शन करो, फिर उसके आंसर को ए के साथ में इंटरसेक्शन कर दो, या फिर पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करो और इसके आंसर को सी के साथ में इंटरसेक्शन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कि पहले बी और सी का यूनियन निकालो और उसके आंसर को ए के साथ में यूनियन कर दो, या फिर पहले ए और बी का यूनियन निकालो उसके आंसर को सी के साथ में यूनियन कर दो।
इसमें देखो, इसमें जब दोनों निशान अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट ओपन होता है ना, जैसे मान लो ये 2 लिखा है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर मान लो y माइनस 2 लिखा है, तो हम लोग कैसे करते हैं, 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 2, ऐसे ही तो करते हैं। तो यही तो इसमें हो रहा है, a पहले b के साथ में यूनियन होगा, फिर a c के साथ में यूनियन होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर पहले a b के साथ में इंटरसेक्शन होगा, फिर a c के साथ में इंटरसेक्शन होगा। अब इस वाले फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करो, ये दोनों लगभग एक जैसे ही, बस इसमें ये हो रहा है कि ये साइन बदल जा रहा है, इसमें ये नहीं बदल रहा। ये जो इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन ही रहा, ये जो यूनियन है ये यूनियन ही रहा, इसमें ये बदल गया, इंटरसेक्शन की जगह बाद में बदल के यूनियन हो गया, और यहाँ पे यूनियन की जगह बाद में बदल के इंटरसेक्शन हो गया। कैसे हो रहा है, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले a में से b माइनस होगा, फिर a में से c माइनस होगा, और इस साइन को बदल के हम लोग लिख देंगे। इसमें भी a माइनस बी यूनियन सी, तो पहले a में से b माइनस होगा, फिर a में से c माइनस होगा, और इनके साइन को बदल के लिख देंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। फिर a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डेस होता है, एक काम का फॉर्मूला है। फिर ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं जो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। a यूनियन b डेस, इसको अलग अलग करना है, मतलब इसके ऊपर भी डेस लगाना है, इसके ऊपर भी डेस लगाना है, तो इस साइन को बदलना पड़ेगा, यूनियन का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a डेस इंटरसेक्शन b डेस। इसी तरीके से a इंटरसेक्शन b डेस, डेस को a और b दोनों के ऊपर लगाना है, तो फिर से इस साइन को बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a डेस यूनियन b डेस। नेक्स्ट हमारे पास में वेन आरेख। वेन आरेख बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं, आयत के कोने पे u लिख देते हैं, इस u का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। फिर इसके अंदर हम लोग 2 गोले बनाते हैं, जिसमें से एक को a नाम दे देते हैं, दूसरे को b नाम दे देते हैं। मान लो इन दोनों में कुछ कॉमन है तो इस तरीके से बनाते हैं, यदि कॉमन नहीं है तो दोनों को अलग अलग बनाते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने मान लिया कि a और b में कुछ कॉमन है, ये हमारे पास में लिखा हुआ है। अब देखो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग a माइनस बी बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को हम लोग b माइनस ए बोलते हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम लोग a इंटरसेक्शन b बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, काफी काम का है। अब हमारे पास में कुछ अच्छे फॉर्मूले, जिसमें से ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। फिर यहाँ आता है प्लस, यहाँ गलती हो जाती है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस वाले को देखो, एन ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट निकालना है, तो पूरे ए में से इस कॉमन वाले को डिलीट कर दो, एन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर एक हमारे पास में है एन ए ट्राइंगल बी, इसका मतलब होता है कि ए में से बी को माइनस करो और बी में से ए को माइनस करो, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसे है, एन ए ट्राइंगल बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, और इनके आंसर को जोड़ दो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणा। कार्तीय गुणा में हम लोग क्रमित युग्म बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। देखो कैसे करते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 है, b इक्वल टू 4 5, हमारे पास में इस तरीके से 2 सेट है, और हम लोग अभी a क्रॉस b कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, पहले a लिखा हुआ है इसलिए a के अवयवों को उठाएंगे और b के साथ में उनका क्रमित युग्म बनाएंगे। तो जैसे 1 को उठाया तो 1 को पहले 4 और 5 के साथ में हम लोग लिखेंगे, 1,4 फिर 1,3, फिर 2 को उठाएंगे 4 और 3 के साथ में लिखेंगे 2,4 और फिर 2,3, फिर 3 को उठाएंगे 3,4 और 3,3। इतने ही पे बन रहे, उनको लिख दिया और समुच्चय के अंदर बंद कर दिया। ये हमारा a क्रॉस b हो गया। अब मान लो b क्रॉस a निकालना है, तो पहले b के अवयवों को उठाना पड़ेगा और उसको लेके a के साथ में हम लोग ग्रुप बनाएंगे। तो पहले मान लो यहाँ पे b में से 4 को उठाते हैं और a के साथ में ग्रुप बनाते हैं, तो 4,1 फिर 4,2 फिर 4,3 बन गया। अब 3 को उठाते हैं, 3,1 3,2 फिर 3,3 बन गया। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ सेट बन के आ जाएगा। तो इसका मतलब a क्रॉस b भी एक सेट है और b क्रॉस a भी एक सेट है, और इनका जो ये किसका सेट है, ये क्रमित युग्मों का सेट है। ठीक है, ऑर्डर पेयर का सेट है। अब देखो यहाँ पर a में कितने अवयव होते हैं 3, तो na इक्वल टू 3, b में कितने अवयव होते हैं 2, तो nb इक्वल टू 2, तो n a क्रॉस b कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, और 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 है ना, तो n a क्रॉस b इक्वल टू 6। इसी तरीके से b क्रॉस a में कितने अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, तो n b क्रॉस a इक्वल टू 2,3 इक्वल टू 6। अब इसके बेसिस पर हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारे काम का है। यदि a में अवयवों की संख्या p है और b में अवयवों की संख्या q है, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या p इंटू q होगी। ये काम का फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखो a क्रॉस b और b क्रॉस a
जनरली इक्वल नहीं होते क्योंकि इनका क्रम बदल जाया करता है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, लेकिन यदि वो इक्वल हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि ए और बी दोनों इक्वल है। तो ये ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल दे देता है तो ए और बी इक्वल है, नहीं तो इस पर टिक करना है। अब पहले जो फॉर्मूले पढ़े थे उनके जैसे ये दोनों फॉर्मूले हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसमें ए पहले बी के साथ में क्रॉस होगा तो ए क्रॉस बी, फिर ए सी के साथ में क्रॉस होगा ए क्रॉस सी, और ये नहीं बदल रहा है, यूनियन का यूनियन ही है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसमें पहले ए बी के साथ में क्रॉस हो रहा है, फिर ए सी के साथ में क्रॉस होगा और ये साइन नहीं बदल रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लिया करेंगे। अगला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी है तो बी इज इक्वल टू सी होगा। ए क्रॉस फाइव इक्वल टू फाइव आएगा, मतलब ए के अंदर हम लोग एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय को क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक, इसी तरीके से मान लो यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, इसके जैसा ही है, तो इसका मतलब है कि या तो पहले वाला फाइव है या फिर दूसरा वाला फाइव है। तो हम लोगों ने लिखा है यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाइव है तो या तो ए खाली है या फिर बी खाली है।